चुनौती सूर्या को देखते ही उसी रास्ते से गुजर रही एक फेरारी कार तेजी से रिवर्स में आई और ठीक उसके सामने आकर रुक गई। कार रुकते ही उसी रफ्तार से उसकी खिड़की नीचे हुई। सूर्या सर, आप इधर इस तरफ। एक महिला की आवाज सुनते ही सूर्या ने पलट कर देखा। कार के अंदर बैठा चेहरा उसे जाना पहचाना सा लगा। उसे देखते ही सूर्या के होठों पर एक अनिच्छुक बनावटी मुस्कान आ गई, क्योंकि यह मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि आने वाले तूफान की शुरुआत। सर, क्या आपको याद नहीं, मैं ही लता हूं। ऐसा कहते हुए उसने उसकी तरफ देखा। याद है, तुम यहां क्या कर रही हो? सूर्या ने लता की ओर अनमने भाव से देखते हुए पूछा। मुंबई आने के बाद से न जाने कैसे किसी बहाने सूर्या का लता से सामना होते ही रहता था। उसे हमेशा यही डर सताता था कि कहीं लता उसकी पहचान से जुड़ी बातें किसी और को न बता दे। आदित्य वर्मा को सूर्या द्वारा पीटे जाने के बाद से ही लता के मन में सूर्या के लिए एक अलग सा आकर्षण पनप चुका था। सूर्या की नजर में लता एक गुस्सैल, तेज तर्रार लड़की थी। यहाँ की बाकी युवतियों के मुकाबले थोड़ी रूखी और उग्र, लेकिन दिल से वह अच्छी इंसान है, ऐसा सूर्या ने मन ही मन मान लिया। मैं आपसे ही पूछने वाली थी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरा कॉलेज है। कॉलेज आए बिना मैं कहाँ जाऊंगी? आप ही तो मेरे कॉलेज के पास आए खड़े हैं, लता ने शर्माती हुई मुस्कान के साथ कहा। सूर्या ने धीरे से सिर हिलाया। तभी उसे याद आया कि ट्रेन में मुंबई आते वक्त लता ने बताया था कि वह भी इसी कॉलेज में पढ़ती है। सूर्या के चेहरे पर छाई चिंता को देखकर लता थोड़ा हिचकिचाई, फिर साहस जुटाकर बोली, सूर्या सर, आप सड़क पर क्यों खड़े हैं? किसी का इंतजार कर रहे हैं या फिर कार का? चाहे तो मैं आपको छोड़ दूं। यह कहते हुए उसने अपनी हिम्मत समेट ली। अगर वह अपने ड्राइवर का इंतजार करता रहा तो जी इंटरनेशनल होटल पहुंचने में देर हो जाएगी। यह सोच सूर्या के मन में गहराने लगी। ऐसा सोचते हुए सूर्या ने तय कर लिया कि लता के साथ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सॉरी फॉर द ट्रबल, मुझे इंटरनेशनल होटल जाना है, सूर्या ने कहा। यह सुनते ही लता ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। अरे नहीं नहीं, इसमें मुझे जरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुशी से उसने कार का दरवाजा खोल दिया। सूर्या के साथ वक्त बिताने का यह कीमती मौका अगर अब छोड़ दिया तो शायद फिर कभी न मिले। यही सोचकर उसने मन ही मन इसे परेशानी नहीं बल्कि तोहफा मान लिया। सूर्या कार में बैठा और ड्राइवर सीट के पास वाली सीट संभाल ली। लता मुंबई यूनिवर्सिटी की मशहूर सुंदरी थी। उसके पिता श्याम सुंदर एक बड़े बिजनेसमैन थे। इसी वजह से कॉलेज में लता का अंदाज थोड़ा अहंकारी और बेबाक माना जाता था। अपनी फेरारी कार में लता ने आज तक अपने बहुत करीबी दोस्तों के अलावा किसी और को बैठने नहीं दिया था, लेकिन आज पहली बार वह एक आदमी को, वो भी अपनी बगल की सीट पर बैठा कर ले जा रही थी। वह आदमी कौन है? इसी जिज्ञासा में वहां मौजूद कुछ लोगों ने लता और सूर्या को साथ जाते हुए तस्वीरें खींच लीं। कुछ ही देर में किसी ने उन तस्वीरों को मुंबई यूनिवर्सिटी के सोशल पेज पर अपलोड कर दिया। अपलोड होते ही मुंबई यूनिवर्सिटी का सोशल पेज ट्रेंडिंग में आ गया। इन सब से बिल्कुल अनजान सूर्या शांति से लता के पास बैठा हुआ था। उसी वक्त कुछ लोगों को याद आया, आखिरी बार जब सूर्या को एयरपोर्ट पर देखा गया था तो उसके साथ दो बेहद खूबसूरत लड़कियां थीं। आखिर वे लड़कियां कौन थीं और सूर्या का उनसे क्या रिश्ता है? सवाल हवा में तैरने लगे। उनके बीच कोई रिश्ता हो सकता है, यह जिज्ञासा लता के मन में लगातार बनी हुई थी। आधे घंटे के भीतर ही लता की कार जी इंटरनेशनल होटल के सामने आकर रुक गई। ड्राइवर सीट पर बैठे बैठे लता ने सूर्या की ओर देखा। सूर्या सर, आप खाना खाकर आने तक क्या मैं यहीं वेट करूं? सूर्या के साथ बिताए वे आधे घंटे लता को सिर्फ एक पल जैसे लगे थे। नहीं, रहने दो, लौटते वक्त मैं टैक्सी ले लूंगा, तुम निकलो, कहते हुए सूर्या ने जल्दी से सिर हिला दिया। लता और सूर्या के बीच भले ही कोई रिश्ता न हो, लेकिन अगर प्रीति ने सूर्या को लता के साथ देख लिया तो वह जरूर कुछ गलत समझ लेगी, और सूर्या उस सोच को पनपने देने का कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। यह सुनते ही लता का चेहरा मुरझा गया। वह उम्मीद कर रही थी कि सूर्या उसे थोड़ी देर और रुकने को कहेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसके मन में एक हल्की सी उदासी छा गई। उसी समय दर्शन की कार भी होटल के सामने आकर रुकी। कार से उतरते ही दर्शन ने फुर्ती से प्रीति के उतरने के लिए दरवाजा खोल दिया। प्रीति के ठीक पास चलते हुए दर्शन अपने शुरू किए हुए बिजनेस के बारे में गर्व से बातें करता हुआ आगे बढ़ रहा था। ये सब पीछे से सुन रही जननी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी। उसकी सारी योजनाएं मिट्टी में मिल चुकी थीं। भले ही उसने प्रीति के बारे में एक गलत अफवाह फैला दी हो, लेकिन फिर भी दर्शन प्रीति को छोड़ने वाला नहीं है। यही सोच जननी के मन में गूंज रही थी। प्रीति और दर्शन के पीछे पीछे चल रही मोटी सी लड़की कार्तिका की नजर
होटल के सामने खड़ी फेरारी कार पर पड़ी। जननी उधर देख, फेरारी कार से जो उतर रहा है वो तो प्रीति के पति जैसा लग रहा है। यह कहते हुए मोटी लड़की कार्तिका ने जन्नी का कपड़ा पकड़ लिया और सूर्या की ओर इशारा करते हुए जोर से बोल पड़ी। सूर्या को कार से उतरते देख जन्नी मुंह खोले खड़ी रह गई। वह अपनी आंखें मसलते हुए देखने लगी। वाकई देखने में तो वही है प्रीति का पति। हाँ, बिल्कुल उसी जैसा लग रहा है। लेकिन ये इतनी महंगी कार में कैसे, ये सब कैसे मुमकिन है? ऐसा बुदबुदाते हुए जननी ने फेरारी को घूरती खड़ी कार्तिका के हाथ पर हल्का सा थपकी मार दी। हाँ, तुम जो कह रही हो वो भी सही ही लगता है। शायद मैंने ही ठीक से नहीं देखा होगा। वो भला इतनी महंगी कार में कैसे आ सकता है? कहते हुए कार्तिका ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। चुप रहो, अब उस चालाक औरत को छोड़ो। प्रीति को फॉलो करते हैं, वरना पलक झपकते ही वो दर्शन को अपने काबू में कर लेगी। जल्दी चलो। यह कहते हुए जननी और कार्तिका अंदर की ओर बढ़ीं, लेकिन अंदर कदम रखते ही दोनों सन्न रह गईं, क्योंकि होटल के रिसेप्शन एरिया में पहले से ही सूर्या खड़ा था। उसे देखते ही कार्तिका तेजी से उसकी ओर बढ़ी और घबराहट में पूछ बैठी, तुम अकेले ही आ गए? इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? धामू कहाँ है? उसके सवाल अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि पीछे से सब लोग चलते हुए आ रहे थे। मैं पहले ही आ गया था, सूर्या ने शांति से जवाब दिया। पीछे सब लोग आ रहे हैं, तो क्या सूर्या उनके साथ एक ही कार में नहीं आया? यह शक होते हुए भी वह कुछ बोले बिना वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे पर फैली उलझन को देखकर सूर्या बोला, एक्चुअली मैं उनकी कार में नहीं आया। जब मैं चढ़ने वाला था तब कार में जगह ही नहीं थी, इसलिए टैक्सी पकड़कर आ गया। ऐसे बोला जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन वह कोई बेवकूफ नहीं थी। टैक्सी में इतनी जल्दी कैसे पहुंचा जा सकता है? इसी सोच के साथ उसने सूर्या को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। क्यों, टैक्सी तेज नहीं चल सकती क्या? आखिर वो भी तो कार ही होती है, सूर्या ने हल्के से मजाकिया अंदाज में कहा। यह सुनते ही उसके मन में ख्याल आया, क्या ये आदमी मुझे ही उल्टा जवाब दे रहा है? उसका चेहरा और सख्त हो गया। गुस्से में कार्तिका उसे घूरते हुए वहीं खड़ी रह गई। बस कार्तिका, बहुत हो गया, बात करना बंद करो, अंदर चलते हैं। जननी ने यह कहते हुए वहां खड़े सूर्या को नफरत भरी नजर से देखा। जिस कार से सूर्या उतरा था वह गुलाबी रंग की फेरारी थी। जननी ने तुरंत हिसाब लगा लिया, उस कार की मालकिन जरूर कोई लड़की ही होगी। उसके मन में यह शक पक्का हो गया कि सूर्या और उस कार में आई लड़की के बीच कोई न कोई रिश्ता जरूर है। यह सब बाद में देख लेंगे, अभी के लिए उसका पहला मकसद यही था, प्रीति को दर्शन के करीब न जाने देना। इसी सोच के साथ जननी तेजी से अंदर की ओर बढ़ गई। दर्शन ने उस होटल में एक बड़ा प्राइवेट रूम बुक किया था। सब लोग दर्शन के पीछे पीछे उस कमरे के अंदर दाखिल हो गए। सूर्या जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया और ठीक उसके पास ही प्रीति भी आकर बैठ गई। उसी पल धामू उस प्राइवेट रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आया। सूर्या को पहले से वहां बैठा देखकर वह बुदबुदाया, ये मुझसे पहले यहां कैसे पहुंच गया? कहते हुए वह दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। प्रीति और सूर्या को साथ बैठे देख दर्शन ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और सीधे जाकर प्रीति के पास ही बैठ गया। दर्शन के बगल वाली कुर्सी खाली देख जननी फुर्ती से उसके पास जाकर बैठ गई। जब जब दर्शन आंखों के कोने से प्रीति को देखता तब तब जननी के दिल में जलन की आग और भड़क उठती। सब कुछ दर्शन का ध्यान भटकाने के लिए जननी बड़ी चालाकी से व्यवहार कर रही थी। प्रीति, यहाँ की फिश कमाल की होती है, जरूर ट्राई करना। उसके बाद यहाँ का बारबेक्यू भी बहुत बढ़िया है। यहाँ उड़ने वाली से लेकर तैरने वाली तक सब कुछ तुम्हें ट्राई करना ही चाहिए। ऐसा कहते हुए दर्शन ने प्रीति से पूछे बिना ही ऑन ऑर्डर देना शुरू कर दिया। नहीं, प्रीति को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रीति को तो चिकन बिरयानी और कॉलीफ्लावर फ्राई ही पसंद है। सूर्या ने मुस्कुराते हुए प्रीति की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनते ही दर्शन गुस्से से अपने दांत भींचते हुए बोला, प्रीति को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है? ऑन ऑर्डर करने वाला तू कौन होता है रे? कमरे का माहौल अचानक तनाव से भर गया। क्या मजाक कर रहा है? प्रीति को क्या पसंद है क्या नहीं, यह सिर्फ मुझे ही पता है, क्योंकि मैं प्रीति का पति हूं। जवाब में सूर्या ने भी उसे घूरते हुए साफ साफ कहा। सूर्या की ओर देखकर मुस्कुराते हुए प्रीति बोली, मुझे चिकन बिरयानी और कॉलीफ्लावर फ्राई ही पसंद है, अभी मुझे वही खाने का मन है। यह कहकर उसने वही ऑन ऑर्डर दे दिया जो सूर्या ने कहा था। प्रीति को किसी भी तरह अपने काबू में करने के लिए बेचैन हो रहे दर्शन का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसके दिमाग में सवाल घूमने लगे, क्या प्रीति खुशहाल जिंदगी नहीं जी रही है और किसी दूसरे आदमी से जुड़ी हुई है? यह खबर सच है? अगर यह सच है तो वह सूर्या के साथ इतनी अपनापन भरी मिठास से कैसे बात कर रही है? दर्शन का शक धीरे धीरे
एक खतरनाक मोड़ लेने लगा। अपने पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति होने की बात कहने के बावजूद प्रीति उसका सम्मान क्यों नहीं कर रही। इसी गुस्से में दर्शन अपनी मुट्ठियां भींचे बैठा था। तभी कार्तिका का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में अपने हाथ का कप टेबल पर पटकते हुए कहा, हेलो, तुमसे ही बात कर रही हूं। इतने बड़े होटल में क्या ये तुम्हारी पहली बार है? तुम्हें याद है ना कि यहाँ ट्रीट कौन देने वाला है? बड़े राजा की तरह अकड़ दिखा रहे हो। उसकी बात खत्म होते ही सूर्या की भारी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मैंने तुम्हारे दोस्त दर्शन से कभी कहा क्या कि वो मुझे ट्रीट दे? एक पल में कमरे में सन्नाटा छा गया। उसकी बात में कोई गलती नहीं थी। सूर्या वहां बुलाया हुआ मेहमान बनकर ही आया था। कार्तिका ने तंज कसते हुए फिर कहा, इस अकड़ में कोई कमी नहीं है। तुम्हारी हैसियत है क्या कि यहाँ एक साधारण जूस भी खरीद कर पी सको? हवा में तैरता यह सवाल अब सीधा टकराव में बदलने वाला था। ये कहते हुए धामू ने गुस्से में वहां रखी मेज पर जोर से हाथ मारा। उसके बाद दर्शन के सारे दोस्त एक एक करके सूर्या का मजाक उड़ाने लगे। तुम यहाँ कुछ खरीद कर खा नहीं सकते, ऐसा हमने कभी देखा है क्या? फिर बेवजह का तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हो? सूर्या ने सबको घूरते हुए पूछा। सूर्या को अपमानित किया जाए तो भी वह चुप रह सकता था, लेकिन जब बात प्रीति पर आई, जब उसे भी यह कहकर नीचा दिखाया गया कि उसके साथ रहकर उसे जिंदगी में कोई खुशी नहीं मिली, कि सूर्या किसी काम का नहीं है, तो वह बात सूर्या के सीने में आग बनकर जल उठी। तभी कार्तिका ने हंसते हुए जर भरे लहजे में कहा, अगर तुम अकेले यहां आए हो तो सबका खाना का बिल तुम ही भर दो। मैं सबकी तरफ से तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांग लूंगी। उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी और सूर्या अब तक चुप था, लेकिन जो चुप्पी अब टूटने वाली थी वह सिर्फ आवाज नहीं, तूफान बनने वाली थी। वह सोचकर मुस्कुराई कि वहां तो एक साधारण जूस भी नहीं खरीदी जा सकती। ठीक है, जल्दी ही तैयार हो जाओ ताकि मैं तुम्हारे पैरों में गिर सकूं। मैं खाना ऑर्डर करता हूं, खूब खाऊंगा, तभी बाद में पैरों में गिरते समय कोई मुश्किल ना हो। यह कहकर सूर्या हंसते हुए बोला और वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। एक साधारण पर्सनल असिस्टेंट के रूप में सूर्या के पास इतनी संपत्ति कहां से आई? क्या उसके पास वाकई इतने पैसे हैं? दर्शन ने अपने मन में यह सवाल उठाया। उसी समय प्रीति ने सूर्या का हाथ पकड़ लिया। उसने सोचते हुए देखा, सूर्या के पास 1000 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो वह कैसे सबका खाना बिल भर सकता है? लेकिन सूर्या अपने मन में मुस्कुराते हुए सोच रहा था, प्रीति, तुम्हारे लिए मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। जो डिश तुम्हें पसंद है अब उसे खुलकर ऑर्डर कर सकती हो प्रीति, अब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। सूर्या ने यह कहते हुए प्रीति को पूरी आजादी दी। क्या सूर्या यह सब इसलिए कर रहा है कि उसे खुद अपनी पसंद की डिश ऑर्डर नहीं करने दी गई, या यह सिर्फ उसका अंदाज था? प्रीति ने सूर्या की ओर देखकर मुस्कुराना चाहा या नाराज होना खुद भी समझ नहीं पाई और बस चुपचाप बैठी रह गई। जी इंटरनेशनल होटल में बैठे प्रीति के दोस्त मुंह खुले के खुले सूर्या को देखते रह गए। कुछ लोग सूर्या की बातों पर भरोसा कर रहे थे तो कुछ लोग हंस रहे थे कि यह लड़का आखिर कैसे सबका बिल पे करेगा। तुझे पता भी है यहाँ के खाने का रेट कितना होता है? ये कोई ऐसा वैसा ढाबा या रोज का खाने वाला ठेला नहीं है। अगर दर्शन सबको यहाँ लेकर नहीं आता ना, तो तेरे लिए इस रेस्टोरेंट के अंदर पैर रखना भी मुमकिन नहीं होता। उसकी बातों में ताना था और सूर्या की तरफ उछाला गया हर शब्द प्रीति के दिल में चुभता चला गया। पास की सीट पर बैठे ताजू ने सूर्या की तरफ देखते हुए व्यंग्य में कहा, हम सब खाना खा लेने के बाद अगर तू हमारा पूरा बिल पे नहीं कर पाया और यहाँ से भाग गया तो फिर हम क्या करेंगे? यह कहते हुए वह मोटी लड़की कार्तिका शक भरी नजरों से सूर्या को देखते हुए बोली। यह सुनकर सूर्या मुस्कुराया और बड़े इत्मीनान से कहा, सूर्या, मैं क्यों भागूंगा? जब मेरी कणमणि प्रीति यहीं मौजूद है तो मैं भाग ही कैसे सकता हूं? सूर्या की बात सुनकर कार्तिका हैरानी से उसे देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह लड़का इतनी हिम्मत के साथ कैसे बोल पा रहा है। पहली बार सबके सामने सूर्या ने प्रीति को प्यार से नाम लेकर बुलाया था। यह सुनते ही प्रीति का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उस पल को देखकर दर्शन का खून खौल उठा। तो फिर इंतजार किस बात का है, जब सूर्या ही हम सबका बिल देने वाला है? उसने खुद ही तो कहा है कि वो पे करेगा, तो फिर देर किस बात की है? जल्दी जल्दी जो पसंद हो सब ऑन ऑर्डर कर लो। भीड़ में से यह आवाज आते ही रियूनियन में आए सभी लोग बिना झिझक अपने अपने मनपसंद खाने का ऑन ऑर्डर देने लगे और खाने में जुट गए। कुछ लोग जानबूझकर उसी रेस्टोरेंट की सबसे महंगी डिशेस ढूंढ ढूंढ कर मंगाने लगे। कुछ आदमियों ने तो महंगी से महंगी शराब भी ऑर्डर कर ली। उनमें से हर एक ड्रिंक की कीमत
50,000 से कम नहीं थी। ये सब देखते हुए दर्शन का चेहरा सख्त हो गया। जिस तरह से ये लोग खा पी रहे थे उस हिसाब से बिल जरूर कई लाखों तक पहुंचने वाला था। सूर्या ये सब कैसे संभालेगा? आखिरकार ये पूरा बिल कहीं मेरी ही जिम्मेदारी बनकर मेरे सिर पर तो नहीं आ गिरेगा, ऐसा दर्शन ने सोचा। दर्शन चाहे कितना ही बड़ा अमीर क्यों ना हो, अपने दोस्तों के लिए इस तरह लाखों रुपए यूं ही बर्बाद करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। तुरंत गला साफ करने के बहाने हल्की सी खांसी लेते हुए उसने कहा, जितना खा सकते हो उतना ही ऑर्डर करना, फालतू मंगाकर वेस्ट मत करना। बेचारे सूर्या पर भी थोड़ा तरस खाओ, वो जिस लेवल का पे कर सकता है उसी हिसाब से खाना मंगवाना, नहीं तो आखिर में जब बिल देखेगा ना तभी हार्ट अटैक आ जाएगा। हा हा हा। यह कहते हुए जब जब वेटर खाना लेकर कमरे में आ रहा था, दर्शन सूर्या के चेहरे के भावों को गौर से देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि किसी न किसी पल सूर्या के चेहरे पर डर झलक जाएगा, लेकिन सूर्या हमेशा की तरह बिल्कुल सामान्य और शांत ही बना रहा। यह देखकर दर्शन और भी उलझन में पड़ गया। एक साधारण परिवार का दामाद सूर्या इतनी बड़ी रकम आखिर कैसे संभालेगा? मुझसे ज्यादा अमीर होने के बावजूद मैं खुद इतनी बड़ी रकम आसानी से नहीं चुका सकता, तो ये बिना किसी चिंता के इतना शांत कैसे बैठा है? यही सोचते हुए दर्शन सूर्या को गौर से देखता रहा। उसी तरह वह मोटी लड़की कार्तिका भी दर्शन जैसी ही सोच में डूबी हुई थी। उसे पूरा यकीन था कि सबके यहां से उठने से पहले सूर्या पैसे चुका नहीं पाएगा और सबके सामने बेइज्जत होगा। अपने मन में वह आगे होने वाले तमाशे की तस्वीरें बनाती जा रही थीं। वहीं ये सब देख रही जननी अपने मकसद के पूरा न होने से गुस्से में भरी हुई थी। वह बिना कुछ खाए चुपचाप वहीं बैठी रही। ये बात जननी को अंदर ही अंदर जला रही थी कि आने के बाद से ही दर्शन सिर्फ और सिर्फ प्रीति को ही देखे जा रहा है। तभी प्रीति की नजर चुपचाप बैठे कुछ भी न खाने वाली जननी पर पड़ी। क्या बात है जननी, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया? प्रीति के पूछते ही तभी जाकर दर्शन की नजर जननी की तरफ गई। इतनी देर बाद उसे यह एहसास ही हुआ कि उसके पास बैठी हुई लड़की जननी ही है। नहीं समझ नहीं आ रहा कि क्या खाऊं, सोच रही हूं। यह कहते हुए जननी ने दर्शन की प्लेट में रखा फल उठाकर अपने मुंह में डाल दिया। वहीं प्रीति हमेशा की तरह सूर्या से बातें करती हुई हंस रही थी। एक तरफ दर्शन का उसे न देखना जननी के दिल में जलन और ईर्ष्या और भी बढ़ाता जा रहा था। जननी पास ही बैठी थी और प्रीति का अपनी तरफ ध्यान न होना, इस बात की जलन में दर्शन भी चुपचाप बैठा हुआ था। जननी ने मन ही मन सोचा, यूं बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है, और उसने पहला कदम उठाने का फैसला किया। प्रीति की तरफ ही देख रहे दर्शन ने अचानक चौंक कर जननी की ओर देखा, क्योंकि जननी अपने पैरों से दर्शन के पैर को हल्के से सहला रही थी। प्रीति पर ध्यान लगाए बैठे दर्शन को यह बात पहले कैसे नजरअंदाज हो गई, सोचते हुए वह जननी की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान मुस्कुरा दिया। जो प्रीति मुझे नहीं मिली उसे बाद में देख लेंगे, अभी तो जो फल खुद चलकर सामने आया है उसी का स्वाद क्यों न लिया जाए। ये सोचते हुए दर्शन धीरे से जननी की तरफ झुक गया और जननी ये महसूस करते ही कि उसकी चाल कामयाब हो रही है, दिल ही दिल में खुशी से उछल पड़ी। इस रियूनियन को इतना खास बनाने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन, कहते हुए थामू ने अपने हाथ में पकड़ी हुई शराब की बोतल दर्शन की ओर बढ़ा दी। सिर्फ मुझे ही दोगे तो कैसे चलेगा, आखिर इन सब का पेमेंट तो सूर्या ही करने वाला है, उसे भी दो। दर्शन ने बड़े दिलवाले बनने का नाटक करते हुए प्रीति के सामने कहा। उसी पल दर्शन के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया, अगर सूर्या को जरूरत से ज्यादा शराब पिला दी जाए तो उसे वहां क्या हो रहा है इसकी सुध ही नहीं रहेगी, और उसी मौके का फायदा उठाकर वह किसी भी तरह प्रीति को अपने काबू में कर लेना चाहता था। दर्शन की कही एक ही बात के लिए थामू ने अपने हाथ में पकड़ी हुई महंगी शराब की बोतल सूर्या के सामने बढ़ा दी। सॉरी बॉस, मुझे शराब पीने की आदत नहीं है। जैसे ही सूर्या ने यह कहा, उसके सामने रखी हुई शराब की बोतल थामू ने खुशी खुशी वापस ले ली। ऐसे कैसे मना कर सकते हो, हम सब प्रीति के दोस्त हैं, हमारे लिए भी तुम एक पैग नहीं पी सकते, कहते हुए दर्शन ने सूर्या पर और जोर डाला। वो साफ साफ कह रहे हैं ना कि वो नहीं पीते। दर्शन, उसके बाद क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? प्रीति ने दर्शन को घूर कर देखा। अगले ही पल दर्शन चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। दर्शन को यूं खामोश बैठे देखकर थामू उसके पास गया। क्या हुआ मचान, ऐसे चुपचाप क्यों बैठा है? क्या वो आदमी कोई परेशानी कर रहा है? उसके बारे में सोचकर टेंशन मत ले मचान, थामू ने चिंता में डूबे हुए दर्शन को देखकर पूछा। नहीं मचान, आज किसी भी तरह उसे प्रीति के सामने शराब पिलानी ही है,
बड़ा शरीफ बनने का नाटक करता है वो। आज उसे पिलाकर ही रहूंगा और प्रीति को दिखाऊंगा कि असल में वो किस तरह का इंसान है, दर्शन ने कहा। जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। थामू ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। बस उसे शराब पिलानी है ना मचान, तूने कह दिया, अब ये मेरा काम, तू आराम से बैठ। कहते हुए थामू शैतानी मुस्कान के साथ वहां से चला गया। लेकिन दर्शन के दिमाग में सिर्फ ये नहीं था कि प्रीति को सूर्या की असलियत दिखानी है, बल्कि उसे नशे में डुबोकर किसी भी तरह प्रीति को अपने काबू में कर लेना ही उसकी असली मंशा थी। कमरे से बाहर गया हुआ थामू कुछ देर बाद हाथ में जूस की बोतलें लेकर अंदर लौटा। सीधे सूर्या के पास जाकर बोला, बिल तो तुम ही देने वाले हो ना, उसी पैसे से आज हम सब पी रहे हैं, उसी की खुशी में ये सेलिब्रेशन है, तुम ये जूस पी लो। कहते हुए थामू ने सूर्या के सामने अलग अलग तरह के जूस की बोतलें सजा दी। क्या सोचा था, जूस पीने बोलेंगे तो एक ग्लास लाकर दे देंगे, हम सब तो बोतल बोतल शराब पी रहे हैं और तुम दूध पीने वाले बच्चे की तरह सिर्फ एक जूस पियोगे तो कैसे चलेगा, ये सब पीकर दिखाओ, थामू ने सूर्या का मजाक उड़ाते हुए कहा। उसके साथ ही वहां मौजूद पूरी भीड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सभी सूर्या से वही सारे जूस पीकर दिखाने की जिद करने लगे। उस जूस के पीछे छुपी साजिश को सूर्या समझे बिना नहीं रहा। उसे इतना तो साफ समझ आ गया कि इसमें जरूर कोई ना कोई चाल छुपी हुई है। वह अपने पास बैठी प्रीति की ओर मुड़ा। प्रीति, तुम्हें पता है ना, मैं कभी नहीं पीता, सूर्या ने धीरे से कहा। हाँ सूर्या, लेकिन ये तो जूस ही है ना, इसे पीने से मना तो मैंने कभी नहीं किया। प्रीति ने कुछ भी न समझते हुए मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, लेकिन सूर्या अच्छी तरह पहचान चुका था। उसके सामने रखा हुआ वो जूस नहीं था, उसमें शराब मिलाई गई थी। और अब अगर सूर्या कहता कि इस जूस में शराब मिली हुई है तो वहां मौजूद कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करने वाला था। दर्शन कितनी हद तक जाएगा ये देखने के लिए सूर्या ने जूस पीने के लिए हामी भर दी। बस इतना ही कर सकते हो तुम लोग, मैं जूस पी रहा हूं और तुम लोग शराब, क्या जबरदस्त मुकाबला है। कहते हुए सूर्या मुस्कुराकर दर्शन की ओर देखने लगा। उसकी मुस्कान कुछ ऐसी थी जैसे वो सब समझ चुका हो, मानो कह रहा हो कि तुम जो भी सोचकर ये सब कर रहे हो वो होने वाला नहीं है। सूर्या की वो मुस्कान देखते ही दर्शन का खून खौल उठा। उसने मन ही मन सोचा, अभी इसे जूस पूरा पी लेने दो, उसके बाद देखता हूं। सूर्या ने एक ग्लास जूस उठाकर पी लिया तो उसके जवाब में दर्शन ने एक बोतल शराब उठाकर घटाघट पी ली। इस तरह दोनों बारी बारी से एक दूसरे को चुनौती देते हुए पीने लगे और रियूनियन में आए हुए सभी लोग उस नजारे को देखकर शोर मचाने लगे। किसी ने तालियां बजाईं तो किसी ने हौसला बढ़ाया, मानो ये कोई मजेदार खेल चल रहा हो। सब लोग दोनों को और उकसाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। सूर्या के जूस में मिलाई गई शराब की मात्रा दर्शन द्वारा पी गई शराब से कहीं ज्यादा थी। इतनी शुद्ध शराब मिलाई गई थी कि सूर्या के पीते ही अगले ही पल नशा चढ़ जाना चाहिए था। 2-3 बोतलें अंदर जाते ही दर्शन को नशा चढ़ने लगा, वह लड़खड़ाने लगा। लेकिन उधर 5 बोतल जूस खत्म कर देने के बाद भी सूर्या ऐसे बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तू ऐसे आराम से कैसे बैठा है, मुझे ही क्यों नशा चढ़ रहा है, दर्शन ने लड़खड़ाते हुए सूर्या से पूछा। क्योंकि तुमने जो पिया है वो अल्कोहल है और मैं जो पी रहा हूं वो सिर्फ साधारण जूस है, सूर्या ने मुस्कुराते हुए कहा। इतना कहकर वह फिर से सामने रखा जूस उठाकर आराम से पीने लगा। अपने बनाए हुए प्लान के हिसाब से इस वक्त तक सूर्या को नशे में डूब जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लड़खड़ाते हुए दर्शन उसे घूर कर देखता ही रह गया। चारों तरफ घिरे हुए दोस्त आपस में बातें करने लगे। लगता है नशा तो दर्शन को ही ज्यादा चढ़ गया है, इसीलिए सूर्या को कुछ नहीं हुआ। अरे वो तो फल का जूस पी रहा है, उससे नशा कैसे चढ़ेगा। कहते हुए सब जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी दर्शन के कानों में हथौड़े की तरह गूंजने लगी। नशे की हालत में उसे लगा जैसे ये सब लोग उसके दिमाग के अंदर बैठकर उसी का मजाक उड़ा रहे हों। दर्शन ने झुंझलाकर अपने कान कसकर बंद कर ली और कुछ पल के लिए आंखें मूंद लीं। फिर आंखें खोलते ही पास बैठे थामू की ओर देखा और बोला, जल्दी जा उस वेटर को लेकर आ। दर्शन के हुक्म देते ही अगले ही पल उस रेस्टोरेंट में काम करने वाला वेटर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हेलो वेटर, सच सच बताओ, तुमने हमें जो शराब की बोतल दी है वो नकली तो नहीं है ना। लड़खड़ाती जुबान में दर्शन ने वेटर से पूछा। ये सुनते ही रियूनियन में आए सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। नशे में झूमते हुए दर्शन का इस तरह सवाल करना उन सबको बेहद मजेदार लग रहा था। वेटर ने बड़े ही अदब से जवाब दिया, सर नकली ड्रिंक्स हम अपने रेस्टोरेंट में रखते ही नहीं हैं। यहाँ जो भी है सब हाई क्वालिटी आइटम्स ही होते हैं।
बिना क्वालिटी की कोई भी चीज हम इस रेस्टोरेंट के अंदर लाते ही, तो फिर अब तक उसे नशा क्यों नहीं चढ़ा? दर्शन ने सूर्या की ओर हाथ इशारे करते हुए पूछा। सूर्या के सामने रखी जूस की बोतल को देखते ही वेटर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सर, जैसा आप सोच रहे हैं वो शराब की बोतल नहीं है, ये तो बस जूस है, इससे नशा कैसे चढ़ सकता है? कहते हुए वेटर अपनी हंसी रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। दर्शन सहन नहीं कर पाया कि एक वेटर उसकी तरफ ऐसे मजाक उड़ाए। गुस्से में उसने सूर्या के सामने रखी जूस की बोतल उठाई और वेटर के हाथ में थमा दी और उसे पीने के लिए कह दिया। वेटर ने बोतल लेकर पी, लेकिन उसका चेहरा बिगड़ गया। अब बता दो, क्या आपके होटल में रखी हुई चीजें नकली हैं या नहीं? गुस्से में दर्शन ने वेटर की ओर धमकाते हुए पूछा। यह देखकर प्रीति और वहां मौजूद कुछ लोग हैरान रह गए। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे। क्या सच में उन्होंने सूर्या को बिना बताए जूस में शराब मिला दी? प्रीति ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि दर्शन सूर्या के साथ ऐसा कर सकता है। उसका गुस्सा चरम पर था। इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? जूस बोलकर मेरे पति को शराब वाला जूस दिया? कहते हुए उसने दर्शन को घूरा। दर्शन ने अपनी पूरी योजना को बेकार होते देख और सोचते हुए कि उसने खुद से ज्यादा शराब पी ली, लेकिन सूर्या को नशा क्यों नहीं चढ़ा, गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली। दर्शन गुस्से में अपना हाथ मुट्ठी बनाकर खड़ा रहा और सूर्या की ओर झुका। सूर्या ने उस जूस को पी लिया था जिसमें शराब मिलाई गई थी। सूर्या को दिया गया जूस पीते ही जी इंटरनेशनल होटल का वेटर सख्त आवाज में बोला, सर ये तो बस जूस है, किसने कहा कि इसमें शराब है? अगर इसे पी लिया भी तो नशा कैसे चढ़ सकता है? हमारे होटल का स्टाफ कभी इस तरह के जूस में अल्कोहल नहीं मिलाएगा। आप ऐसा बोल रहे हैं तो हमारी होटल की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम किसी भी तरह ऐसा काम नहीं करेंगे। जी इंटरनेशनल होटल का वेटर यह कहते हुए दर्शन की ओर ताक रहा था। इतना सुनते ही सिर झुकाए हुए और बेचैन होते हुए वह जल्दी जल्दी दर्शन के पास गया। दौड़ते हुए आए थामू ने डरते डरते दर्शन से कहा, मच्छान, बस एक छोटी सी गलती हो गई, वो शराब वाला जूस कहीं और चला गया। अब जो उसके हाथ में है वो बस साधारण फ्रूट जूस है। थामू ने मासूमियत भरे चेहरे के साथ सच बयान किया। तभी वहां मौजूद कुछ लोगों ने दर्शन को घेरे रखा, क्योंकि वेटर ने उसकी तरफ असम्मानजनक तरीके से बात की थी। उस हलचल की आवाज सुनकर जी इंटरनेशनल होटल के मैनेजर प्रकाश वहां पहुंचे। सभी घटनाओं की जानकारी पाकर मैनेजर ने गंभीरता से कहा, सर आप यहां जो चाहें खा सकते हैं, लेकिन किसी अन्य ग्राहक के ड्रिंक्स में अल्कोहल मिलाना बिल्कुल गलत है। हमारे होटल में काम करने वाला कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। आपके पास यह अधिकार नहीं है कि आप बिना किसी गलती के हमारे होटल के बारे में गलत बोलें। क्या आपको पता है कि इस होटल को कौन चला रहा है? मैनेजर प्रकाश के चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। यह होटल मुथुराज परिवार का है। अगर उन्हें पता चला कि आप यह कर रहे हैं तो वे आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। यह सुनकर दर्शन के हाथ पैर कांपने लगे। अपने माथे पर पसीने की बूंदें पहुंचते हुए वह चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। दर्शन ने सोचा कि अगर उसने मुथुराज के परिवार को नाराज किया तो वह कभी भी शांत नहीं रह पाएगा। इसलिए उसने घुटनों के बल सिर झुकाकर कहा, मैनेजर सर, सॉरी, मैंने शायद ज्यादा पी लिया था, इसलिए अनजाने में यह सब कह दिया। दर्शन जल्दी से मैनेजर के पास जाकर माफी मांगने लगा। सर बहुत सॉरी, मुझे लगता है कि आज मैंने ज्यादा पी लिया था, इसलिए अनजाने में यह सब कह दिया। आप कुछ भी दिल पर मत लें, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ध्यान रखेंगे। जैसे ही उसने यह कहा, जननी जल्दी से उठकर मैनेजर की ओर गई और बोली, वो हर मौका दर्शन के लिए ही यह सब कर रही थी, ऐसा दिखा रही थी। आप लोग लड़ाई झगड़े के लिए यहाँ कोई रास्ता नहीं रखते, आगे से ध्यान रखना कि ऐसा कुछ ना हो। मैनेजर प्रकाश कहकर वहां से चले गए। अपमान की भावना से दर्शन का चेहरा लाल हो गया। अगर वह कोई आम इंसान होता तो इस वक्त वह निश्चित ही उस व्यक्ति के कानों में ऐसे थप्पड़ मार देता कि उनका रंग ही लाल हो जाता जिसने उसे अपमानित किया। दर्शन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उससे कम वेतन पाने वाला कोई उसे अपमानित करे, लेकिन चूंकि वह जी इंटरनेशनल होटल का मैनेजर था, इसलिए दर्शन कुछ भी नहीं कर सका। रियूनियन में आए सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दर्शन इस तरह पेश आएगा। सूर्या तो शराब नहीं पीता, फिर भी जूस में अल्कोहल मिला दिया जाएगा, यह सोचने वाला कोई नहीं था। भले ही सूर्या दर्शन के सामने कुछ भी बोले, लेकिन दर्शन का यह कदम सबको गलत और अनुचित लगा। ठीक है, कहते हुए थामू वहां खड़ा मासूम सा नजर आया। उसे एहसास था कि यही उसकी अपनी गलती और उसकी हरकत की वजह से यह पूरा हंगामा खड़ा हुआ था।
दर्शन इस पूरी घटना से दुखी नहीं बल्कि डर गया था। इसे सही करने के लिए थामू ने सोच लिया कि वह सबको यह बता देगा कि सूर्या ने ही बिना बताए प्रीति के लिए जूस में शराब मिलवाई थी। इस बात से वहां मौजूद लोग सूर्या की ओर शक की निगाहों से देखने लगे। थामू के साथ मिलकर जननी और कार्तिका भी सूर्या के खिलाफ बोलने लगीं। वो बार बार सूर्या के बारे में गलत बातें करने लगे। तभी कार्तिका को एक बात समझ नहीं आई। कॉलेज के समय जननी हमेशा प्रीति के पक्ष में ही बोलती थी, लेकिन अब वह प्रीति के खिलाफ दर्शन के सामने बोल रही थी। यह उसके लिए बहुत ही संदेहजनक लगा। सूर्या ने भी इसे ध्यान से देखा। होटल आने के बाद से जननी का व्यवहार लगातार बदल रहा था। यह सूर्या ने तुरंत नोटिस कर लिया। दर्शन को जैसे ही कुछ उम्मीद थी वैसा ही उसने महसूस किया। कॉलेज में प्रीति का केवल एक ही करीबी रिश्ता था, जननी। लेकिन दर्शन प्रीति से यह नहीं कह सका कि जननी बस दिखावे के लिए ऐसा कर रही है, और वहां मौजूद अन्य लोग भी उसकी गलत बातें सुनकर सूर्या को परेशान नहीं कर रहे थे। सूर्या कभी भी दूसरों के गलत बोलने पर चिंता नहीं करता था। आज भी और हमेशा जब लोग उसके बारे में गलत बातें कहते थे वह चुप ही रहता। लेकिन प्रीति इसे सहन नहीं कर सकी। वह सूर्या के लिए बोल उठी। प्रीति का हाथ पकड़ते हुए सूर्या ने कहा, प्रीति मत करो, उन्हें हमारी कोई समझ नहीं है। हमें उनकी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर हमारे पास समझ है तो बस इतना ही काफी है। दूसरों को समझाने की कोई जरूरत नहीं। सूर्या ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए प्रीति से कहा। कुछ ही देर बाद जन्नी रेस्ट रूम की ओर उठकर चली गई। उसके 2 मिनट बाद दर्शन भी उसे पीछा करते हुए चला गया। थोड़ी देर बाद जब दर्शन और जननी कैबिन के अंदर गए तो वहां मौजूद सभी लोग दांत पीसते हुए उन्हें देखते रह गए। जननी का लिपस्टिक का निशान दर्शन की शर्ट पर रह गया, जिसे वहां मौजूद किसी ने भी अनदेखा नहीं किया। कैबिन में घुसते ही दर्शन और जननी को देखकर कुछ महिलाओं के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखा। कॉलेज के समय से ही दर्शन को अपने ड्रीम हीरो मानती रही कुछ लड़कियों के चेहरे बदल गए। सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि प्रीति को किसी भी हाल में दर्शन के पास जाने से रोकना है। इसका मुख्य कारण जननी थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह ऐसा कर सकती है। जननी को उस हाल में देखकर प्रीति का चेहरा थोड़ा कस गया। कॉलेज में जब जननी हमेशा संयमित रहती थी तो प्रीति ने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसे बर्ताव करेगी। समय गुजर गया और सभी के जाने का समय भी आ गया, लेकिन कोई भी उठकर जाने के लिए तैयार नहीं था। सबकी नजरें सूर्या पर टिक गई थीं। सूर्या को देखते ही कार्तिका अपना धैर्य खो बैठी और तिरछी नजरों से बोली, जल्दी जाओ और चेकआउट कर लो। अब तक क्यों इंतजार कर रहे हो? यह सुनकर सूर्या मुस्कुराया और कार्तिका की ओर देखकर बोला, तुम्हें याद है जो तुमने पहले कहा था? हाँ, बिल्कुल याद है। अब मुझे तुम्हारे पैर छूकर माफी मांगनी चाहिए। क्या? अब से मैं तुम्हें बस बॉस कहूंगी। क्या यह ठीक रहेगा? कार्तिका गुस्से में जवाब दी। इतने समय में भी सूर्या इतनी हिम्मत और शांत कैसे बना हुआ है, यह सोचकर वह अंदर ही अंदर मुस्कुराई। वह तैयार थी यह देखने के लिए कि जब पूरी बिल भरनी होगी तब पता चलेगा कि वह असल में कितना बेहतरीन इंसान है। वेटर, बिल लाओ। कार्तिका गर्व से वेटर को बुलाने लगी। कुछ ही देर में वेटर हाथ में बिल लेकर कमरे में दाखिल हुआ। हेलो मैम, आप सभी ने जो खाया उसका कुल बिल 5 लाख रुपए हुआ है। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग एक साथ हक्के बक्के रह गए। रियूनियन में आए 500 से भी ज्यादा लोग सिर्फ दर्शन के बुलाने पर ही इस होटल में इकट्ठे हुए थे। अब उन्होंने सोचा, यह सब खाने का बिल कैसे एक आम पिए सूर्या चुकाएगा? दर्शन की भी प्रतिक्रिया बदल गई। 1 लाख नहीं, पूरा 5 लाख का बिल। यह कैसे संभव है कि सूर्या इसे अकेले दे पाए? वह सोचते हुए अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, यह जानते हुए कि सभी लोग सिर्फ उसे अपमानित करने के लिए ही वहां आए हैं। बिल को जोड़कर गलत बताने की बात कर रहे हैं, लेकिन केवल 500 रुपए ही आएंगे। कमरे में मौजूद कुछ लोग हंसते हुए फुसफुसाए। सूर्या के लिए वहां मौजूद लोग थोड़े दुखी तो थे, लेकिन किसी ने उसके लिए बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि अंत में पैसा उनके सिर पर न गिर जाए, यही उनकी चिंता थी। सबसे अहम बात यह थी कि सूर्या खुद ही आगे बढ़कर बिल देने को तैयार हुआ था। लोगों ने केवल इसलिए यह सब खाया क्योंकि सूर्या ने कहा कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और इतना ही नहीं, सूर्या और कार्तिका के बीच एक तरह की चुनौती भी थी। उस चुनौती के अनुसार सूर्या ही पूरा बिल चुकाएगा। तभी वहां मौजूद कुछ लोग ये देखकर हंसते हुए फुसफुसा रहे थे कि वेटर भी उनकी बातें सुन रहा था। कौन किसने क्या ऑर्डर किया, इसका एक पूरा लिस्ट है। कुछ लोगों ने केवल खाना ही नहीं खाया बल्कि पार्सल भी किया।
कुछ लोगों ने तो लगभग आधा होटल का सामान ऑर्डर करके ले लिया और एक सामान की बोतल की कीमत 10,000 रुपए है। वेटर ये सब गिनते हुए जाने लगा और वहां मौजूद सभी लोग शर्मिंदगी में बदल गए। जो लोग सूर्या का मजाक उड़ाने के लिए हंस रहे थे, वही लोग सबसे ज्यादा खाना ऑन ऑर्डर कर चुके थे। मैडम बिल। वेटर की यह नजर कार्तिका की ओर गई। कार्तिका ने यह जानने की कोशिश की कि क्या सच में वही पूरे बिल को चुकाएगी, लेकिन उस बीच क्यों मेरी ओर देख रहे हैं? उसने ही कहा है कि हमारा पूरा बिल वहीं चुकाएगा, उससे ही पूछो। कार्तिका ने वेटर की ओर इशारा करते हुए सूर्या को दिखाया। वेटर ने सभी के चेहरे बदलते हुए देखा और थोड़े संदेह भरे अंदाज में सूर्या की ओर देखा। सूर्या कुछ बोले बिना सीधे अपना कार्ड बढ़ाते हुए बोला, जैसा उन्होंने कहा मैं ही पूरा बिल चुकाऊंगा, कृपया इस कार्ड को स्वाइप कर दीजिए। सूर्या की बात सुनते ही वेटर के चेहरे पर हैरानी झलक गई। उसने सोचा, सूर्या ऐसा इंसान नहीं लगता जो लाखों के बिल का भुगतान कर सके। वह सूर्या की ओर सोचते हुए खड़ा रहा। सर, गलती हो गई तो क्या मैं रसीद तक आ सकता हूं? वेटर ने सूर्या को रिसेप्शन तक ले जाने की अनुमति ली। उसके बाद रियूनियन में आए सभी लोग प्राइवेट कैबिन में रहकर सभी बाहर चले गए। कार्तिका अपने साथियों से जोर से बोलते हुए कह रही थी, सबको भरोसा है कि सूर्या बिल चुकाएगा, लेकिन हमारी नजर हमेशा सूर्या पर रहनी चाहिए, वह कहीं भाग न जाए। यह सुनकर प्रीति ने कार्तिका की ओर कड़ा रूप से देखा और कहा, कार्तिका, मेरे पति ऐसा इंसान नहीं है। सूर्या हमेशा अपने कहे वादे निभाते हैं। अगर किसी वजह से वह कुछ नहीं कर पाए तो वह साफ साफ बता देंगे। तुम जो सोच रही हो वह भ्रम है। वह किसी को धोखा नहीं देंगे। निश्चित ही इस बिल का पूरा भुगतान वह करेंगे। तुम्हारा ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। प्रीति ने गुस्से में कार्तिका की ओर देखा और कहा, ये देखो, सूर्या तुम्हारे पति हैं, मेरे पति जैसा कोई और नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह ऐसा करेगा? अगर उसने हमें धोखा दे दिया और बिल चुकाए बिना भाग गया तो हम क्या करेंगे? उसकी जगह तुम चुकाओगे क्या? क्या तुम्हारे पास इतनी रकम है? प्रीति की ओर देखती हुई कार्तिका ने मजाक किया, हंसी के साथ कहा। यह सुनकर प्रीति को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने महसूस किया कि ऐसे किसी को तंग करना या बहस करना संभव नहीं है जो जान बूझकर परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए प्रीति ने आगे कुछ नहीं कहा और शांत रही। कार्तिका के लिए 5 लाख रुपए कोई मामूली राशि नहीं थी। अगर सूर्या उस जगह छोड़कर चला जाता और बिल नहीं चुकाता तो वहां मौजूद लोग अधिकतम 50,000 रुपए ही इकट्ठा कर सकते थे और उनमें से अधिकांश की तनख्वाह 50,000 रुपए से कम थी। ऐसे लोगों से केवल खाने के लिए इतनी राशि इकट्ठा करना ही मुश्किल था। अगर जरूरत पड़ी तो वे इसे अकेले सहन भी नहीं कर सकते थे। इसलिए सूर्या को वहां से जाने नहीं देने के लिए जुटे लोग उसे घेरते हुए सीधे रिसेप्शन तक ले आए। जल्दी से बिल चुकाओ। क्या मैं तुम्हारे पैर छूकर तुम्हें बॉस कहूं? कार्तिका ने हाथ जोड़ते हुए सूर्या की ओर इशारा करते हुए मजाक में कहा। सूर्या खुद को एक मजाक का पात्र बना रहा था और इसे देखकर दर्शन अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। वह यही सोच रहा था कि इसे देखकर हम मजे से हंस सकते हैं। बीच में खड़े होकर दर्शन जन्नी का हाथ पकड़कर एक ओर खड़ा रहा और वहां हो रही सारी घटनाओं का मजाक देखता रहा। जननी को सूर्या की पृष्ठभूमि पता थी। वह केवल एक सामान्य पीए पर्सनल असिस्टेंट था। पिछले कुछ वर्षों में चाहे उसने कितनी भी बचत की हो, जननी को यकीन था कि सूर्या के पास इतना बड़ा बैलेंस नहीं होगा। इसलिए उसने सोचा कि सूर्या 5 लाख रुपए बिल चुकाएगा। यह असंभव है। सूर्या मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर आगे बढ़ा दिया। सूर्या की इतनी आत्मविश्वास पूर्ण तैयारी देखकर कार्तिका का चेहरा लाल हो गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या उसके पास सच में इतना पैसा हो सकता है? तुम्हारे कार्ड में सच में 5 लाख तक का पैसा है क्या? कार्तिका यह सवाल किए बिना नहीं रह सकी। सूर्या बिना किसी झिझक के अपना कार्ड आगे बढ़ाते हुए खड़ा था। प्रीति, जो अब तक सूर्या को समझने की कोशिश कर रही थी, यह देखकर चौंक गई। वह सोच रही थी, इतने समय से मैं सूर्या को समझ नहीं पाई। वहां मौजूद सभी में सबसे ज्यादा डर प्रीति को था। वह सोच रही थी, अगर काम में पैसे नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? धोखेबाज दोस्त। सूर्या ने जैसे ही अपना एटीएम कार्ड आगे बढ़ाया, वहां मौजूद कैशियर से लेकर बाकी सभी लोग यही सोच रहे थे कि इसके पास आखिर पैसे होंगे भी या नहीं। लेकिन कार्ड स्वाइप होते ही अगले ही पल पैसे होटल के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। इस पर यकीन न कर पाने वाला कैशियर अपनी आंखें मलता रह गया। देखने में तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इसके पास कुछ भी नहीं होगा। फिर इसके पास इतनी बड़ी रकम आखिर आई कहां से?
संदेह भरी नजरों से सूर्या को देखते हुए कैशियर ने उसका एटीएम कार्ड हाथ में पकड़े रखा, हाथ में थमा दिया। सूर्या के अकाउंट का बैलेंस जैसे ही उसके मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, उसे देखते ही कैशियर बिना कुछ बोले होंठ दबाकर खड़ी रह गई। कैशियर का चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे उसमें पैसे ही नहीं होंगे, कार्तिका हंसते हुए बोली। लेकिन अगले ही पल स्वाइपिंग मशीन से निकली बिल को देखते ही उसकी बोलती बंद हो गई। सिर्फ वही नहीं, वहां मौजूद हर कोई हैरानी से अवाक होकर खड़ा रह गया। क्या हुआ? सब ऐसे शॉक होकर क्यों खड़े हो? अगर उसके कार्ड में पैसे नहीं हैं तो साफ साफ बता दो, जन्नी ने नाराजगी के साथ कैशियर की तरफ देखते हुए कहा। प्रीति, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मेरा कार्ड स्वाइप कर लो, मेरे पास पैसे हैं, चिंता मत करो। दर्शन मुस्कुराते हुए बोला और अपनी नजर प्रीति की तरफ मोड़ ली। उसे उम्मीद थी कि अगर प्रीति उसके पैसे स्वीकार कर ले तो वह उसे अपने खेल का खिलौना बना सकेगा, लेकिन दर्शन की कही हुई कोई भी बात प्रीति के कानों तक नहीं पहुंची। उसकी नजर तो रिसेप्शन पर खड़ी कैशियर पर ही टिकी हुई थी। कैशियर सूर्या को इस तरह क्यों देख रही है? क्या सच में सूर्या के पास पैसे नहीं है, या फिर क्या सूर्या खुद को सबके सामने सवालों का विषय बनाने वाला है? इस डर और घबराहट ने प्रीति के मन को जकड़ लिया था। कोई समस्या है क्या? इनके पास पैसे नहीं है क्या? इतना कहते हुए होटल के मैनेजर प्रकाश वहां आ। वर्षा जी इंटरनेशनल होटल में कई सालों से कैशियर के तौर पर काम कर रही थी। उसने हर तरह की परिस्थितियों का सामना किया था, फिर आज वह इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है, यह सोचकर प्रकाश ने भौहें सिकोड़ ली। उसी वक्त दर्शन सूर्या के पास पैसे न होने की तरफ इशारा करते हुए उसे सबके सामने नीचा दिखाने लगा। बस जैसे ही यह कड़क आवाज गूंजी, वह बीच में ही रुक गया। सिर्फ वही नहीं, वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से उस दिशा में मुड़कर देखने लगे जहां से आवाज आई थी। बस चिल्लाने वाली और कोई नहीं, कैशियर वर्षा थी। आपका पूरा बिल पहले ही पे हो चुका है, कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कृपया यहां हंगामा मत कीजिए और रास्ता दीजिए, उसने साफ और सख्त लहजे में कहा। अपने मन ही मन में वर्षा यही सोच रही थी कि सूर्या चाहे तो इस जी इंटरनेशनल होटल को भी खरीद सकता है, यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। सच कहें तो सूर्या के अकाउंट में मौजूद रकम देखने के बाद वह अब तक अपने होश में ही नहीं आ पाई थी। करोड़ों की संपत्ति रखने वाला इंसान बिल्कुल साधारण तरीके से उसके सामने खड़ा है, ऐसे में वह हैरान हुए बिना कैसे रह सकती थी। जैसे ही यह बात सबको पता चली कि उनका पूरा बिल सूर्या पहले ही चुका है, रियूनियन में आए सभी लोगों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। मैनेजर, आपकी कैशियर को कोई प्रॉब्लम है क्या? हमने 5 लाख का खाना खाया है, इस किसी काम के ना आने वाले आदमी के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? इसने सही में पेमेंट किया है या नहीं? एक बार फिर से बिल चेक करके बताइए, यह कहते हुए कार्तिका ने भरोसा न होने के अंदाज में मैनेजर की तरफ देखा। हमारी कैशियर से गलती होने की कोई संभावना नहीं है, प्रकाश ने सख्त और गंभीर चेहरे के साथ कहा। फिर भी कार्तिका को यकीन नहीं हो रहा था कि सूर्या ने पूरा पैसा चुका दिया है। वह बार बार मैनेजर से जिरह करती रही, अब तक चुपचाप वहां हो रही सारी बातें देख रही प्रीति। जैसे ही यह सुना कि सूर्या ने सच में पैसे दे दिए हैं, उसने राहत की गहरी सांस ली। कार्तिका, जब मेरे हस्बैंड तुम्हारा पूरा बिल पे कर ही चुके हैं तो फिर तुम्हें इसमें अब भी क्या शक है? और क्या तुम भूल गई हो कि तुमने मेरे हस्बैंड को चैलेंज किया था? क्या हुआ, याद है या नहीं? यह कहते हुए प्रीति ने उसे घूर कर देखा। प्रीति की गुस्से से भरी आंखों को देखकर कार्तिका कुछ भी बोल नहीं पाई। इतने लोगों के सामने वह सूर्या को अपना बॉस कैसे बुलाती, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब अपना चेहरा कहां छुपाए। प्रीति ने जब उस शर्त की बात फिर से याद दिलाई तो सूर्या से हार जाने की बेइज्जती के कारण कार्तिका ने आगे कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। मालिक, दांत भींचते हुए उसने सूर्या की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहा। सूर्या ने जवाब में सिर्फ अपनी हल्की सी मुस्कान दी। सूर्या के लिए कार्तिका का उसे बॉस कहकर बुलाना ही उसे भले ही यह पसंद ना हो, लेकिन सूर्या के लिए यह सब एक तरह का मनोरंजन ही था। अब संतुष्ट हो गई? कार्तिका ने प्रीति की तरफ देखकर पूछा। हालांकि प्रीति समझ चुकी थी कि अब सूर्या पहले जैसा नहीं रहा, फिर भी उसके मन में यह एक अलग ही एहसास पैदा कर रहा था। मुझे बहुत ज्यादा संतुष्टि हो रही है, प्रीति ने गर्व के साथ कहा। प्रीति, ज्यादा इतराओ मत, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे हस्बैंड ने पैसे भर दिए उड़ने मत लगो। क्या तुम सोचती हो मुझे नहीं पता कि ये सारे पैसे
तुम्हारे हुसबैंड की सेविंग्स हैं और अपने हस्बैंड को सबके सामने इतना कूल बनने का नाटक करने मत दो। अभी ये सब अच्छा ही लगेगा, लेकिन घर जाकर जब तकिया पर सिर रखकर रोगी तब तुम्हें असली सच्चाई समझ में। ऐसा कहते हुए कार्तिका ने व्यंग्य में हंसी उड़ाई। उसे जरा सा भी यकीन नहीं था कि सूर्या 1 करोड़ रुपए भी पलक झपकते ही खर्च कर सकता है। रियलिटी में आओ प्रीति, तुम अपने पति को सबसे बेहतर दिखाने के लिए जरूरत से ज्यादा कोशिश कर रही हो। ये यहाँ मौजूद हम सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ दिखाने के चक्कर में तुमने अपने पति की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई एक ही बार में लुटा दी। बेचारा तुम्हारा पति। जरूर तुम्हारे पति ने अपने पापा के पैरों में गिर गिर कर ये पैसा जोड़ा होगा। अब सब खत्म हो गया ना। बाहर तो तुम दोनों हंसते हुए घूम रहे हो, लेकिन घर के अंदर तुम्हारे दोनों के चेहरे कैसे होंगे? हा हा, सोचो तो हंसी आती है। ये सुनते ही प्रीति अपनी हंसी रोक ही नहीं पाई। सूर्या ने अपने पिता के पैरों में गिरकर ही ये सारी दौलत कमाई है, ऐसा मानने वाली कार्तिका को देखकर प्रीति को हंसी आए बिना कैसे रहती। कार्तिका ने जैसे ही कहा कि सूर्या ने ये सब अपने पिता से ले लिया है, प्रीति अपनी हंसी रोक ही नहीं पाई। असल बात यह थी कि सूर्या ने आज तक रवि कुमार से सैलरी के नाम पर मुंह खोलकर एक बार भी कुछ नहीं मांगा था, बल्कि रवि कुमार ही सूर्या को जो भी जरूरत होती थी उसके पूछे बिना ही सब कुछ कर देते थे। लेकिन इसके बावजूद सूर्या ने कभी भी उनके किसी एहसान या रियायत को स्वीकार नहीं किया। सूर्या के बारे में कुछ भी न जानने वाले लोग जब इस तरह की बातें कर रहे थे तो उन्हें सुनकर प्रीति ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, इस बारे में तुम ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड को कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, न तुम्हारे सामने और न ही किसी और के सामने। यह कहते हुए प्रीति ने मन ही मन तय कर लिया कि अब वह किसी को भी कुछ समझाने नहीं वाली, क्योंकि उसे पता था वह जो भी कहे वहां मौजूद लोग उस पर विश्वास करने वाले नहीं थे। वे लोग एक ही बात पर यकीन करने को तैयार थे कि उनकी अपनी जिंदगी कितनी दयनीय और संघर्षों से भरी हुई है। बस वही सच है। तेरे पति चाहे कितने ही बड़े आदमी क्यों ना हो, तो फिर बताना प्रीति, तू किसी और औरत के पति को अपनी आंचल में बांधने की कोशिश क्यों कर रही है? अगर तेरा पति सच में काबिल होता तो तू किसी और आदमी की तलाश में क्यों जाती? लापरवाही और तिरस्कार से प्रीति को देखते हुए कार्तिका ने पूछा। कार्तिका, जबान संभाल कर बात कर। गुस्से में चिल्लाती हुई प्रीति एक पल के लिए जैसे पत्थर की हो गई। सबके सामने कार्तिका का उसके चरित्र पर सवाल उठाना प्रीति के लिए बिल्कुल भी सहन करने लायक नहीं था। अब भी अनजान बनने का नाटक मत करो प्रीति। क्या तुमने सोचा कि हमें इन सब बातों का पता ही नहीं है? तू किसी और औरत के पति को फंसाने की कोशिश कर रही है। कार्तिका के मुंह से निकले ये जहरीले शब्द प्रीति के दिल को छलनी कर रहे थे। वरना क्या, इसीलिए तो सड़क पर सबके सामने किसी औरत ने तुझे एक के बाद एक थप्पड़ मारे थे, तेरे गाल लाल हो जाने तक। ये सब हम सबको बहुत अच्छी तरह पता है। कहते हुए कार्तिका बार बार प्रीति का मजाक उड़ाने लगी। शुरुआत में वह यह बात कहना नहीं चाहती थी, लेकिन प्रीति और सूर्या को सबके सामने नीचा दिखाने के लिए इसके अलावा उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आया। एक बार फिर अपने दोस्तों के बीच खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए उसने इसी रास्ते को चुना। कार्तिका, ये कैसी बेहुदा बातें कर रही हो तुम? मुझे किसी और औरत से जोड़कर इस तरह बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? गुस्से से प्रीति का चेहरा लाल पड़ गया। कार्तिका और वहां मौजूद बाकी लोगों को याद था जब प्रीति मुंबई यूनिवर्सिटी के रियूनियन में आई थी तो वहां जमा सारी औरतें उसे अजीब और शक भरी नजरों से अब जाकर प्रीति को समझ में आया कि उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा था। मैं बेवकूफी की बातें कर रही हूँ, कार्तिका हंसते हुए बोली। तो फिर प्रीति, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने सड़क पर किसी औरत से मार नहीं खाई थी? कार्तिका ने जोर देकर सवाल किया। ये सुनते ही प्रीति जैसे पत्थर की बनकर खड़ी रह गई। उसे इस बात का सदमा था कि एक औरत से थप्पड़ खाने वाली बात इन लोगों को इस तरह पता कैसे चल गई। जिस बात के लिए उस औरत ने उसके गाल पर हाथ उठाया था वो वजह कुछ और ही थी, लेकिन ये लोग उसे किसी और ही मतलब में मोड़ रहे थे। ये सोचकर प्रीति सदमे में कुछ भी बोल नहीं पाई। प्रीति की खामोशी देखकर कार्तिका को और भी खुशी हो गई। उसे लगा कि उसने अपनी बातों से प्रीति को पूरी तरह चुप करा दिया है। प्रीति, जननी ने हमें सब कुछ बता दिया। हमें तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी घटिया लड़की निकलोगी। मुंबई यूनिवर्सिटी की ब्यूटी को मिली सजा समझो इसे। हा हा, कहते हुए कार्तिका ने एक बार फिर प्रीति का मजाक उड़ाया। प्रीति ने अपने पास खड़ी जननी की तरफ गुस्से से भरी नजरों से देखा। अब उसे साफ समझ में आ गया था कि
ये पूरी अफवाह जननी की ही देन थी। उसके अलावा यहाँ मौजूद किसी और के पास ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं हो सकती थी। प्रीति की नजरें अपने ऊपर टिकी देख जननी के चेहरे पर जरा सा भी अपराध बोध नहीं आया। प्रीति, हाँ, ये बात मैंने ही बताई थी कि तुम्हें थप्पड़ पड़ा था, लेकिन मैंने इस तरह नहीं कहा था, जननी ने बेपरवाही से जवाब दिया। जननी ने ऐसा कहते हुए भी प्रीति से एक बार भी माफी नहीं मांगी। उसके शब्दों से साफ झलक रहा था कि असल में कार्तिका और उसके साथ खड़ी सहेलियों ने ही इस पूरी कहानी को अपने हिसाब से गढ़ लिया था। क्या मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है? 3 साल की बच्ची हूं क्या जो ये सब मान लूं? दांत भींचते हुए प्रीति बोली। प्रीति ने जननी को हमेशा एक सच्ची दोस्त समझकर सिर्फ सच ही बताया था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पल भर में जननी उसे और उनकी दोस्ती दोनों को बेच देगी। मानो या मत मानो, जननी के होंठ तिरस्कार से कांप उठे। उसके बाद वह ऐसे मुंह फेरकर खड़ी हो गई मानो प्रीति की कोई भी बात अब और सुनना ही ना चाहती हो। प्रीति, इतने शर्मनाक काम खुद करके दूसरों से ये कहना कि वे इसके बारे में बात भी ना करें, क्या ये सही है? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? कार्तिका हंसते हुए बोली। सच तो ये था कि जननी ने प्रीति के बारे में जो कुछ बातें कही थीं, वे सच में शक पैदा करने वाली थीं। फिर भी कार्तिका पूरी तरह जननी के ही पक्ष में खड़ी थी। बेशर्म किसे कह रही हो? गुस्से से सूर्या ने कार्तिका की तरफ देखा। शुरुआत में सूर्या वहां मौजूद औरतों से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वह चुप रहा। लेकिन कार्तिका की बातें जब सारी हदें पार करने लगीं, तो सूर्या को लगा कि अब बीच में दखल देना जरूरी हो गया है। सूर्या की आग उगलती हुई आंखों को देखकर कार्तिका का दिल जोर से धड़क उठा। फिर भी उसने अपने डर को बाहर नहीं आने दिया। कार्तिका कई लोगों के सामने अपनी हार नहीं मानना चाहती थी। मैं क्या करूं? तुम्हारी पत्नी को दबाने की हिम्मत तुम्हें नहीं है, तो फिर यहां क्या करने आई हो? कार्तिका ने सूर्या के सामने प्रीति के बारे में और भी अपमानजनक बातें की। तुमने कुछ नहीं किया, शब्दों को तौलकर बोलो। प्रीति, अगर तुम अब एक शब्द भी गलत बोलोगी तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। सूर्या ने कार्तिका को गंभीर चेतावनी दी। यहां देखो, मैंने तो सिर्फ शर्त के तौर पर ही तुम्हें बॉस कहा था, तो फिर तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि मेरे खिलाफ बोलो? ऐसा कहते हुए कार्तिका ने सूर्या की तरफ आधा हाथ उठाया, लेकिन वह आधी मार सूर्या के गाल पर गिरने से पहले ही जोर की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने अपना हाथ झुकाकर मारने की कोशिश की, सूर्या तेजी से पीछे हट गया और वह आधी मार सीधे जननी के गाल पर जा लगी। तुम्हें, कार्तिका ने चिल्लाना शुरू किया। जननी के गाल दर्द से लाल हो गए। गुस्से में जननी भी चिल्लाने लगी। सूर्या ने दोनों की ओर गुस्से से देखा तो डर के मारे दोनों चुप हो गए। अब जो तुम करने वाली हो उसे सोचकर बाद में पछताओगी। मैं अपनी पत्नी की इज्जत करता हूं, बेकार में मेरे ऊपर वार मत करो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सूर्या ने कार्तिका की तरफ जननी के लाल गालों को इशारा करते हुए कहा। और हां, तुम्हारा नाम चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, जननी जितना बोलना किसी लड़की के लिए शोभा नहीं देता। ये बाद में तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। चाहे वह लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। थोड़ा संयम और शालीनता सीखो। सूर्या ने यह बात जननी और उसके पास खड़े दर्शन की तरफ देखकर कही। वह इसे सिर्फ सामान्य तौर पर कहकर चला गया। प्रीति ने जननी को हमेशा एक अच्छी दोस्त मानकर उसकी ओर से सूर्या से और कुछ न बोलने का फैसला किया। क्या हिम्मत है तुम्हें हमें धमकाने की? इतना कहते हुए दर्शन तेजी से अपने हाथ को मोड़कर सूर्या की तरफ बढ़ आया। तभी उसका मोबाइल बजा और जैसे ही उसने स्क्रीन पर आने वाला नंबर देखा, वह चौंक कर ठिठक गया। दर्शन का फोन लगातार बजता ही जा रहा था। फोन स्क्रीन पर निरंजना नाम देखते ही दर्शन के चेहरे के भाव बिगड़ गए। हैरानी से वह कुछ पल तक अपने मोबाइल को घूरता रहा। काफी देर बाद ही उसने आंसर बटन दबाया। निरंजना, सच में आप ही मुझे कॉल कर रही हैं? अगर कोई जरूरी बात होती तो मैं खुद ही आपको ढूंढते हुए आ जाता, है ना? दर्शन को निरंजना से इतनी इज्जत के साथ बात करते देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। आखिर ये निरंजना है कौन जो दर्शन किसी से नहीं डरता? वह उससे फोन पर इज्जत और हल्के डर के साथ क्यों बात कर रहा है? यही बात सूर्या के मन में घूमने लगी। दर्शन, क्या इस समय वहां प्रीति है? निरंजना का लहजा साफ तौर पर घमंड से भरा हुआ था। इसी वजह से दर्शन ने जोर से जवाब देने की हिम्मत नहीं की। निरंजना, हाँ, वो मेरे साथ ही है, उसने फोन में धीमी आवाज में फुसफुसा कर कहा। उसे तुरंत मीरा इंटरनेशनल होटल ले आओ, निरंजना ने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। दर्शन आगे क्या कहने वाला है यह सुनने का मौका दिए बिना ही उसने तुरंत फोन काट दिया। निरंजना की बात सुनकर दर्शन पूरी तरह उलझ गया। प्रीति के यहां होने की जानकारी
निरंजना को कैसे मिली? यह बात उसे किसने बताई होगी? यही सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे। तभी दर्शन, फोन पर कौन था? जननी ने सामान्य सी आवाज में पूछा। निरंजना। जैसे ही दर्शन ने यह नाम लिया, अगले ही पल जननी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। निरंजना का नाम सुनते ही वहां मौजूद लोगों के बीच एक हलचल सी मच गई। निरंजना, क्या तुम उसी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वाली निरंजना की बात कर रहे हो? भीड़ में से किसी ने पूछा। दर्शन ने हाँ में सिर हिला दिया। ये बात पता चलते ही कि दर्शन उसी निरंजना से फोन पर बात कर रहा था, भीड़ में फिर से हल्की सी खुसर पुसर शुरू हो गई। यह देखकर सूर्या के मन में सवाल उठने लगे। आखिर ये निरंजना है कौन? उसका नाम सुनते ही यहां मौजूद लोग इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? निरंजना के बारे में जानने की उत्सुकता में सूर्या ने प्रीति की ओर मुड़कर देखा, लेकिन उसने नोटिस किया कि उसका खूबसूरत चेहरा निरंजना का नाम सुनते ही फीका पड़ गया था। प्रीति, क्या हुआ? अचानक तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया सा क्यों लग रहा है? सूर्या ने चिंता भरी नजरों से उसे देखते हुए पूछा। सूर्या साफ समझ गया था कि प्रीति निरंजना से डर रही है। क्या बात है सूर्या? मुझे कुछ नहीं हुआ। प्रीति ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए सूर्या की ओर देखा। प्रीति ने भले ही कह दिया कि उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन सूर्या साफ महसूस कर रहा था कि जरूर कुछ न कुछ है। यह बात उसे और ज्यादा परेशान करने लगी। कम से कम इतना तो वह समझ ही गया था कि प्रीति और निरंजना के बीच कभी कुछ हुआ जरूर है। दर्शन, अभी निरंजना ने क्यों कॉल किया? अपनी जिज्ञासा पर काबू न रख पाते हुए जननी ने पूछ ही लिया। निरंजना भी मुंबई यूनिवर्सिटी में ही पढ़ी थी, हालांकि वह दूसरे डिपार्टमेंट से थी, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। उस कॉलेज में निरंजना की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था। उससे ज्यादा सुंदर वहां शायद ही कोई था, लेकिन प्रीति उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। उन दिनों निरंजना उस कॉलेज में अमीर लड़कों को, वह उन सबको अपनी मुट्ठी में रखती थी, उन्हें अपने इशारों पर नचाती थी। उसी कतार में दर्शन भी शामिल था। निरंजना ने हम सबको मीरा इंटरनेशनल होटल आने के लिए फोन किया है, जिसे आना पसंद हो वो आ सकता है, दर्शन ने कहा। लेकिन उसने ये बात छिपा ली कि निरंजना ने प्रीति को अलग से बुलाया था। असल में प्रीति से भी ज्यादा जो इंसान निरंजना से डरता था वह खुद दर्शन ही था। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर प्रीति को यह मालूम हो गया कि निरंजना ने उसे खास तौर पर बुलाया है तो प्रीति कभी वहां जाने को तैयार नहीं होगी। इसीलिए उसने यह रास्ता चुना। क्या निरंजना मीरा इंटरनेशनल होटल में है? कार्तिका ने उत्सुकता से पूछा। कॉलेज के दिनों में कार्तिका निरंजना की परछाई बनकर उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। दर्शन के मुंह से निरंजना का नाम सुनते ही कार्तिका के चेहरे पर खुशी चमक उठी। जिस सूर्या ने उसका अपमान किया था, उसी से निरंजना के जरिए बदला लेने का ख्याल उसके मन में आ गया। तो फिर हम यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? चलो जल्दी से निकलते हैं। निरंजना को देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं, कार्तिका ने जोश से कहा। लेकिन कार्तिका जैसी सोच रही थी, निरंजना वैसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। कॉलेज से डिग्री मिलने के कुछ ही दिनों बाद निरंजना ने कार्तिका से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। यहां तक कि उसने कार्तिका का नंबर भी अपने फोन से डिलीट कर दिया था। इतने सालों बाद निरंजना से जुड़ी कोई खबर कार्तिका तक पहुंची थी। वह इसे किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहती थी। साथ ही सूर्या को सबक सिखाने का इरादा भी उसके मन में पक्का हो चुका था। निरंजना की तुलना में दर्शन की कोई खास पहचान नहीं थी। कॉलेज में पढ़ते हुए ही निरंजना 2 मॉडलिंग कंपनियां चला रही थी। अब कॉलेज खत्म हुए 3 साल बीत चुके थे, तो कार्तिका को यकीन था कि निरंजना की तरक्की अब बेहद शानदार स्तर पर पहुंच चुकी होगी। अगर यह बात सामने आ जाती कि निरंजना ने सिर्फ प्रीति को ही बुलाया है, तो प्रीति उसे देखने के लिए भी वहां नहीं जाएगी। ये बात कार्तिका अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि कॉलेज के दिनों में निरंजना की वजह से प्रीति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। दर्शन, निरंजना ने आपको प्रीति से मिलने के लिए ही फोन किया है ना? जननी ने कहा। दर्शन के मन में चल रही सोच और निरंजना के इरादे दोनों को जननी भली भांति समझ चुकी थी। फोन पर निरंजना और दर्शन के बीच हुई बातचीत को जैसे उसने पास खड़े होकर सुन लिया हो। इतनी सटीक बात कह देने पर दर्शन ने झेप भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, उन्हें लगता है कि इतने साल पहले उन्होंने प्रीति को बहुत परेशान किया था, इसीलिए वे उसे अकेले में मिलकर माफी मांगना चाहती हैं और इसी बात के लिए उन्होंने मुझसे कहा। लेकिन तुम और प्रीति, कहते हुए जननी ने अपनी नजरें प्रीति की ओर मोड़ लीं। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जननी के सवाल करते ही दर्शन ने अगले ही पल सफाई दे दी। लेकिन निरंजना ने सिर्फ प्रीति से माफी मांगने के लिए बुलाया है,
ये बात जननी को जरा भी भरोसेमंद नहीं लगी। वह समझ गई थी कि दर्शन उससे पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। निरंजना ऐसा इंसान नहीं थी जो आसानी से माफी मांग ले। उधर दर्शन का चेहरा भी उलझन से भरा हुआ दिख रहा था, खासकर ये सोचकर कि आखिर निरंजना ने उससे प्रीति को साथ लाने के लिए ही क्यों कहा। अगर उसने यह काम नहीं किया तो आगे क्या होगा, यह ख्याल उसे बेचैन कर रहा था। प्रीति, क्या तुम भी निरंजना से मिलने जाओगी? डरो मत, बेझिझक हमारे साथ आ सकती हो। जब तक हम सब तुम्हारे साथ हैं, निरंजना तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। यह कहते हुए जननी मुस्कुरा रही थी। जननी को यह बात साफ पता थी कि निरंजना ने प्रीति को माफी मांगने के लिए बिल्कुल नहीं बुलाया है। यह सब सुनकर सूर्या थोड़ा भावुक हो गया। वह सोचने लगा, ये लोग प्रीति से इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? आखिर वह निरंजना है कौन? कॉलेज के दिनों में उसने प्रीति के साथ ऐसा क्या किया था? इन सवालों के साथ सूर्या उलझन में खड़ा रह गया। जननी, तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या सोच रही हो? कहते हुए प्रीति ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तुम जैसी इंसान को मैंने अपना दोस्त समझ लिया, वही मेरी सबसे बड़ी कर दी गई सबसे बड़ी गलती। तुमने ये सोच लिया था ना कि मैं आज भी पहले जैसी ही रहूंगी, लेकिन ऐसा अब कभी नहीं होगा। अब से तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, प्रीति ने साफ शब्दों में कहा। प्रीति की बात सुनते ही जननी का चेहरा उतर गया। उसके पास आगे कहने के लिए एक भी शब्द नहीं बचा। सूर्या, चलो चलते हैं, कहते हुए प्रीति ने सूर्या का हाथ पकड़ लिया। उस पल प्रीति ने मन ही मन फैसला कर लिया कि आने वाले समय में ऐसा कोई रियूनियन हो तो वह कभी उसमें शामिल नहीं होगी। इस भीड़ में एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो उसे सच्चा दोस्त मानता हो। जिस जननी को उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त समझा था, वह भी ऐसा व्यवहार करेगी, ये बात प्रीति ने कभी सोची तक नहीं थी। जननी के व्यवहार से दिल से टूट चुकी प्रीति फिर भी वह अपना दर्द बाहर जाहिर नहीं करना चाहती थी। प्रीति, रुको, इतने सालों बाद अगर निरंजना खुद तुम्हें मिलने के लिए बुला रही है तो इसका मतलब है कि वह आज भी तुम्हें अपने दिल में रखती है। जो लोग तुम्हें इज्जत के साथ बुलाते हैं उनके पास जाना ही अच्छी आदत होती है। कहते हुए कार्तिका अचानक उससे बहुत अपनापन दिखाने का नाटक करने लगी। कार्तिका की बातें सुनते ही जननी को उसके इरादे साफ समझ में आ गए। प्रीति इस वक्त निरंजना के चंगुल से निकलना चाहती थी और कार्तिका किसी भी तरह उसे रोकना चाहती थी। मैं उसे देखने नहीं जा रही हूं, ये बात तुम्हारे सपने में भी पूरी नहीं होगी, गुस्से से कार्तिका को घूरते हुए प्रीति ने दो टूक कह दिया। प्रीति, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूं, अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, कार्तिका ने धमकी भरे लहजे में कहा। अब तुम कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो, तब तुम्हें बचाने के लिए प्रोफेसर लोग थे, अब वो तुम्हारे साथ नहीं है। अगर अब भी तुमने निरंजना की बात नहीं मानी तो तुम्हारी हालत क्या होगी, तुम्हें अच्छे से पता है ना? कॉलेज के दिनों में निरंजना ने एक अमीर लड़के को अपने काबू में करने की कोशिश की थी, लेकिन वह लड़का अपने दिल में प्रीति को बसाए हुए था और उसने निरंजना को साफ इनकार कर दिया। इस बात से निरंजना आग बबूला हो गई। गुस्से में उसने 4-5 लोगों को साथ लिया और उस हॉस्टल की ओर निकल पड़ी जहां प्रीति रहती थी। वे लोग हॉस्टल से प्रीति को उसे जबरदस्ती बाहर घसीटकर पास ही मौजूद झील में फेंक दिया गया। अगर उस वक्त हॉस्टल की वार्डन वहां नहीं पहुंची होती तो इस समय तक प्रीति जिंदा भी नहीं होती। यह सच्चाई थी। झील से बचा लिए जाने के बाद भी निरंजना ने प्रीति को चैन से जीने नहीं दिया। एक के बाद एक वह नई नई परेशानियां खड़ी करती रही। जिस तरह बिल्ली चूहे को देखकर पीछा नहीं छोड़ती, उसी तरह निरंजना भी प्रीति का पीछा करती रही। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने तक निरंजना ने प्रीति को एक पल की भी शांति नहीं दी। प्रीति ने कभी कोई झगड़ा नहीं किया, किसी को उकसाया नहीं, फिर भी हर तरह की मुसीबतें उसी के हिस्से में आती रहीं। यह सब याद आते ही प्रीति का खूबसूरत चेहरा फिर से पीला पड़ गया। सचमुच कॉलेज के दिनों में निरंजना ने उसके साथ जो किया था, वह तकलीफ उसके दिल में एक गहरे जख्म की तरह आज भी जमी हुई थी। आज भी वह अक्सर खुद को पानी में डूबते हुए सपने में देखती थी। प्रीति की जिंदगी में निरंजना एक डरावना सपना बनकर ही रही। प्रीति, ये निरंजना कौन है? सब लोग उसके बारे में और तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे हैं। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था? सूर्या ने बेचैनी से पूछा। निरंजना का नाम सुनते ही प्रीति का खूबसूरत चेहरा सिमट गया और यह देखकर सूर्या खुद को चिंता करने से रोक नहीं पाया। अगर 3-4 साल बाद भी उसका जिक्र होते ही प्रीति डर जाती है तो जरूर निरंजना ने उसके साथ कुछ बहुत भयानक किया होगा।
यही जानना सूर्या चाहता था। तुम्हारा उससे मिलने से डरना बिल्कुल जायज है, क्योंकि वैसी ही चीज हमने तुम्हारे साथ की थी। उसे याद करके तुम्हारे लिए बिना डरे रह पाना क्या कर सकती हो? तो फिर वो हिम्मत जो अब तुम्हारे पास है वो तुम्हें कहां से मिली? कार्तिका ने प्रीति को चिढ़ाते हुए कहा। उसके शब्दों में सूर्या को उकसाने की भी कोशिश थी। जब कार्तिका ने देखा कि प्रीति निरंजना से मिलने के लिए तैयार नहीं है, तो उसकी ध्यान अब सूर्या की ओर चला गया। मुझे साफ साफ जानना है कि निरंजना ने प्रीति के साथ असल में क्या किया? सूर्या ने गुस्से में कार्तिका की ओर देखते हुए चिल्लाया। कोई बात नहीं, तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना? उसका नाम है निरंजना, निरंजना पद्मनाभन, पद्मनाभन की लड़की। कार्तिका ने घमंड से सूर्या की ओर कहते हुए कहा। पद्मनाभन? सूर्या ने यह नाम सुनते ही सोचा जैसे उसने इसे कहीं पहले सुना हो। उसे याद आया कि दर्शन ने पहले बताया था कि आदित्य वर्मा के परिवार की तुलना में पद्मनाभन का परिवार मुंबई शहर में ज्यादा प्रभावशाली और दबदबा रखता है। भले ही ये लोग कितने ही बड़े परिवार से आते हों, सूर्या ने पहले महसूस किया था कि वे सब सामान्य जीवन में सिर्फ छोटे छोटे इंसान ही हैं, जैसे एक साधारण चींटी। सूर्या के उलझन में सोचते रहने को देखकर कार्तिका ने कहा, तुम्हें इन लोगों के बारे में जानने का कोई मौका ही नहीं मिला होगा। तुम तो रोजाना खाने पीने के लिए भी मुश्किल में रहते हो। इतना सब जानने के लिए तुम्हारे पास कभी समय नहीं रहा। मुंबई शहर में तुम्हें ऐसे बड़े लोगों को कभी देखने का मौका नहीं मिलेगा। वे लोग यही लोग हैं जो इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के अगले सुपरस्टार्स बनेंगे। यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उनके लिए सिर्फ एक व्यवसाय का हिस्सा है। रियल एस्टेट, होटल जैसी सबसे मुनाफा देने वाली इंडस्ट्रीज उनके हाथ में है। कार्तिका ने पद्मनाभन परिवार का इतिहास एक ही सांस में बता दिया। यह सब सुनकर दर्शन शांत रहा। कार्तिका की बात में कोई गलती नहीं थी। पद्मनाभन परिवार का मुंबई में बड़ा दबदबा था और दर्शन को इस स्थिति तक पहुंचाने में निरंजना ही मुख्य कारण थी। कॉलेज के दिनों में दर्शन कुछ समय के लिए निरंजना के संपर्क में रहा था। कॉलेज खत्म होने के बाद दर्शन की अपनी प्रोडक्शन कंपनी सिर्फ निरंजना की मदद से ही स्थापित हुई थी। उसने अपनी कंपनी की शुरुआत की। निरंजना की मदद से ही उसने कई फैशन ऑर्डर्स हासिल किए और आज की स्थिति तक पहुंच पाया। मुझे तो उस पद्मनाभन परिवार की महानता में कोई दिलचस्पी नहीं है। कॉलेज के दिनों में मुझे सिर्फ यह जानना था कि निरंजना ने प्रीति के साथ क्या किया था। सूर्या ने गुस्से में चिल्लाया। क्या तुम सच में यह जानने के लिए उत्सुक हो? कार्तिका ने शरारती मुस्कान के साथ सूर्या की ओर देखते हुए कहा। अगर मैं प्रीति के साथ निरंजना ने जो भी अत्याचार किए, कार्तिका एक एक बात प्रकट कर दे, तो सूर्या आगे क्या करेगा?